सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 25 मौखिक अभिव्यक्ति नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस पाठ का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है, समान बोलचाल की भाषा में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को मौखिक रूप से ओरल रूप से व्यक्त करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। रचनात्मक स्तर पर जितना लिखित अभिव्यक्ति का महत्व है, उतना ही महत्व मौखिक अभिव्यक्ति का है। मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता विद्यालय से लेकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से बोलकर भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से बोलकर अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर एक बार देखें, मनुष्य अपने भाषा के माध्यम से बोलकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करता है। उसी को ही हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये रहा मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा। अब आपको हम बताएंगे मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व। तो बच्चों, मौखिक अभिव्यक्ति के जो तत्व हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व। मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व। तो मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। शुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण। पहला है शुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण। कहने का मतलब, हम मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो भी हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे वह क्या होना चाहिए, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण में होना चाहिए। कुछ ऐसा उच्चारण न करें कि सुनने वाले को समझ में न आए कि हम किस प्रकार को अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, यानी क्या कहना चाहते हैं, ऐसा उनको महसूस न हो। इसलिए शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अगला है वाक्य रचना एवं भाषा पर अधिकार। दूसरा है वाक्य रचना एवं भाषा पर अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं उसमें जो है वह एक वाक्य पर आधारित हो। ऐसा ना आप कोई भाषा व्यक्त करें जो वाक्य उससे बन रहा है वह वाक्य रचनात्मक ना हो। उसमें भाषा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप किस भाषा में आप प्रयोग कर रहे हो अपने विचार, उसको भी हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगला है सुभाषितों, मुहावरों एवं कविताओं का उचित प्रयोग।
सुभाषितों, सुभाषितों, सुभाषितों एवं सुभाषितों एवं मुहावरों एवं सुभाषितों मुहावरों एवं मुहावरों एवं कविताओं का कविताओं का उचित प्रयोग। उचित प्रयोग आप देखेंगे कि जो भी हम मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे उस मौखिक अभिव्यक्ति में सुभाषितों का मतलब क्या होता है? अच्छे वचन, हमारे जो भाषा हो, जो आवाज़ निकले वो अच्छी हो, मधुर हो और उसमें मुहावरे और कविताओं का भी प्रयोग करें जिससे वह हमारा भाषा रोचक बन जाए। सुनने वाले उसे जरूर सुने। ऐसे सुभाषितों और मुहावरों एवं कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। अगला है आरोह अवरोह। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह यति आदि का सम्यक हो। यति आदि का सम्यक बोध। इसका मतलब क्या है? आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव और जो विराम चिन्हों का प्रयोग, इनका सही प्रयोग हो। अगर उतार चढ़ाव जो कहा जाता है यदि प्रारंभ और अंत जिसे कहते हैं वह उचित रूप में हो और बीच बीच में विराम चिन्हों का प्रयोग सम्यक रूप से सही रूप से किया गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह हमारा वाक्य समझ में नहीं आएगा, वह हमारा जो अभिव्यक्ति है वह समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना उचित होता है। अगला है विषय वस्तु एवं समसामयिकता। विषय वस्तु एवं सामयिकता। समसामयिकता का ज्ञान। यानी कहने का मतलब यह है हम जिस पर भी अपना मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हमें विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। हम किस पर अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं वो विषय वस्तु भी नहीं मालूम है तो हम क्या बोलेंगे? किस प्रकार हम अपने विचार को प्रकट करेंगे? इसलिए विषय वस्तु की जानकारी होना जरूरी है। और उसके बाद समय सामयिकता का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो विचार प्रकट करना है वह जो विषय मिला है उस विषय पर हम कितना विचारों को प्रकट करें, इसका समय का भी निर्धारण हमें जानकारी होना चाहिए कि हम कितने समय में इसको अच्छे से बोल सकते हैं। इसकी भी जानकारी हमको होना चाहिए।
अगला है शारीरिक चेष्टा वाचिक शालीनता। शारीरिक 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 चेष्टा एवं वाचिक शालीनता। हाँ, ये लास्ट है शारीरिक चेष्टा या वाचिक शालीनता। यानी जब भी हम अपने मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हों तो इसमें शारीरिक चेष्टा या वाचिक शालीनता होनी चाहिए। यानी शारीरिक चेष्टा जो हमारा हाव भाव होना चाहिए उस तरह का होना चाहिए जिस पर हम अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं। हमारा एक्शन, हमारा जो ये एक्शन हो उसके अनुरूप होना चाहिए और उसमें शालीनता होनी चाहिए। वह एक्शन बहुत ही भड़कावे नहीं होना चाहिए, वह अपने अभिव्यक्ति के अनुसार ही होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, ये मौखिक अभिव्यक्ति सही। तो ये रहा बच्चों आपका ये मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व जो 6 प्रकार का रहा: शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, वाक्य रचना एवं भाषा का विकार, सुभाषितों, मुहावरे एवं कविताओं का उचित प्रयोग, आरोह अवरोह यति आदि का सम्यक बोध, विषय वस्तु एवं समसामयिकता का ज्ञान, शारीरिक चेष्टा एवं वाचिक शालीनता। तो ये रहा आपको मैंने बताया मौखिक अभिव्यक्ति के अनिवार्य तत्व। अब अगला जो आपका हेडिंग होगा मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर, यानी यह कहाँ कहाँ अवसर इस तरह का मिलता है। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम समझ लें। यह होगा कविता वाचन। पहला होगा कविता वाचन। कविता वाचन। दूसरा है आपका भाषण तथा आशुभाषण। भाषण तथा आशुभाषण। तीसरा है वाद विवाद। वाद विवाद। चौथा है आपका परिचर्चा। परिचर्चा। पांचवा है मंच सभा संचालन। मंच सभा संचालन। छठा है साक्षात्कार। सातवां है घटना वर्णन। घटना वर्णन। उसके बाद आठवां है संवाद बोलना। संवाद
बोलना। 9वां है आपका कहानी सुनाना। कहानी सुनाना। 10वां है आपका समाचार वाचन। समाचार वाचन। ये रहा अवसर, मौखिक अभिव्यक्ति की अवसर, यानी हमको भी इतने अवसर मिलते हैं जिस आधार पर हम अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सब इसको क्रमशः पढ़ेंगे। पहला होगा कविता वाचन। कविता वाचन में क्या होता है? छंदबद्ध एवं छंद मुक्त कविता का वाचन अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है। कविता वाचन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी हम कविता वाचन करना है, उसको कुछ बातें हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। यानी फिर इसकी परिभाषा देखें कैसे है। छंदबद्ध एवं छंद मुक्त कविता का वाचन अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है। कविता वाचन करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। वो तथ्य क्या है? लय, गति, स्वर, ताल, आरोह, अवरोह। अगला है विषय, रस और भाव की अभिव्यक्ति। अगला है उच्चारण की शुद्धता एवं अस्पष्टता। यानी आपको जो भी मैंने 3 तरह का बताया जिस पर हमें कविता का वाचन करते समय ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम है उसका लय। लय हमारा सही होना चाहिए कविता वाचन में। उसके बाद स्वर, ताल, आरोह, अवरोह, ये सब हमारा सही क्रम में होना चाहिए। और विषय की जानकारी होना चाहिए। रस और भाव को भी उसमें व्यक्त करना चाहिए। उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। उच्चारण हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अगला है भाषण तथा आशुभाषण। तो भाषण तथा आशुभाषण क्या है देखते हैं। भाषण तथा आशुभाषण में किसी नियत विषय पर अपने विचार को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषण में विषय पूर्व निर्धारित होता है। आशुभाषण में विषय तत्क्षण दिया जाता है। अच्छा वक्ता या भाषणकर्ता श्रोताओं पर गहरी छाप छोड़ जाता है। भाषण तथा आशुभाषण के संबंध में कुछ यहाँ आवश्यक बिंदु हैं, इसको अभी आप पढ़ेंगे। यानी आपने देखा भाषण और आशुभाषण। भाषण में क्या होता है? भाषण में ये अब जो अपने विचार को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते हैं। और आशुभाषण में विषय तत्क्षण दिए जाते हैं, तत्काल दिए जाते हैं। अब भाषण में पहले से उसको वो विषय मिला रहता है, लेकिन आशुभाषण में तत्काल वो विषय मिलता है, तत्क्षण मिलता है। तो आशुभाषण, भाषण तथा आशुभाषण के संबंध में कुछ आवश्यक बिंदु हैं, इसको देखिए कैसे इसको व्यक्त करना चाहिए। विषय का चयन सोच विचार करना चाहिए। जो भी हम विषय का चयन करें उसको सोच विचार कर करें। अगला है विचारों को क्रमबद्ध रूप से देना चाहिए। यानी जो भी हम विचार प्रकट करें उसको क्रम
बद्ध रूप से दें। आरोह अवरोह एवं विराम का समुचित प्रयोग करें। यानी इसमें जो भी आरोह अवरोह और विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, रोचक तथा सारकल्पिक हो, विचार समसामयिक हो। यानी इतने बिंदुओं पर हम विचार करके भाषा तथा आत्मभाषा का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा वाद विवाद। वाद विवाद में क्या होता है, आइए हम देखते हैं वाद विवाद क्या है। वाद विवाद में वाद विवाद का तात्पर्य किसी विषय के दोनों पहलुओं, पक्षों और विषय विपक्ष पर पृथक पृथक विचार व्यक्त करना। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी इस पर किस आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहिए यह बताया गया है। एक ही विषय के पक्ष एवं विपक्ष में विस्तार किया जाता है। यानी पक्ष कितना बातें उसमें कह लेता है और विपक्ष कितने बातें उस पर कह लेता है, इस पर विचार किया जाता है। अगला है कुछ प्रतिभागी पक्ष में कुछ विपक्ष में बोलते हैं, कुछ एक तरफ तो दूसरा दूसरे पक्ष में बोलता रहता है। पक्ष विपक्ष में बोलने से पहले अपनी राय स्पष्ट होता है। संबंधित विषय की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। यानी दोनों लोगों को जिस विषय पर वह वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है, उसकी जानकारी होना निरंतर आवश्यक है। उसके बाद उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट तथा स्वर नियंत्रित, उतार चढ़ाव से युक्त हो। यानी हमारे बोलने की जो शैली है, कला है, वो उचित होना चाहिए। कब हमें थोड़ा कम दबाव में बोलना चाहिए, कब उच्च दबाव में बोलना चाहिए, ये सब इस पर निर्धारित है। नियमों एवं शिष्टाचार का पालन जरूरी है। कभी कभी पक्ष या विपक्ष एक दूसरे से सीमा से बाहर हो जाते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जो भी नियम और शर्तें हैं उन दोनों को मानना चाहिए। अगला है अति अभिनव से बचें। और उस वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो भी आपके द्वारा अभिनय हो रहा है वह अत्यधिक ना हो। अत्यधिक होगा तो अच्छा नहीं होगा, गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब अगला है परिचर्चा। परिचर्चा देखें, किसी निर्धारित विषय पर जब 4-5 विशेषज्ञ मिलकर विचार विमर्श करते हैं तो वह परिचर्चा कहलाती है। एक व्यक्ति परिचर्चा का संचालन करता है और विषय आरंभ करता है। शेष सदस्य क्रमशः या मध्य में भी अपने विचार को रखते हैं। परिचर्चा के संबंध में भी कुछ ध्यान देने की बातें हैं। देखिए क्या जरूरत पड़ती है। पहला है परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी सक्रिय रहें। वाणी का संयम आवश्यक है, यानी अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रित रखिए। आप उत्तेजना वश कोई वाणी न बोलें। अगला है अन्य सदस्यों से असहमत होते हुए भी धैर्यपूर्वक सुनिए। अगला है परिचर्चा के अंत में संचालक को सभी बातों का सार निष्कर्ष रूप में रखना चाहिए। ये रहा परिचर्चा के लिए आवश्यक तत्व जिसको हमें महत्वपूर्ण से ध्यान देना चाहिए। अगला है आपका मंच या सभा का संचालन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक व विद्यालयी कार्यक्रमों में संचालन हेतु संचालक की आवश्यकता होती है।
संचालक संपूर्ण कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से संचालित करता है। यानी जो संचालक होता है, उस संचालक को वह सभी अपने पूर्व निर्धारित विषय वस्तु को जानकारी कर लेनी होती है। आइए हम देखें इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कार्यक्रम से पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। यानी जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले तो आपके विद्यालय में आपके जो भी मंच है जिस पर आपको संचालन करना है, उसकी एक पूर्ण रूप से एक रूपरेखा तैयार करें, एक प्रारूप तैयार करें। उसके बाद सरल, ललित एवं विशिष्ट भाषा का प्रयोग करें और उस पर अपने विचार व्यक्त करें कि आपको कैसे आपका जो वह रूपरेखा तैयार हुआ है, जो आपको कार्यक्रम की तैयारी किए हैं, उस पर कैसे किस तरह के विचारों को व्यक्त करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के तत्क्षण परिवर्तन को भी व्यवस्थित करें। यानी कार्यक्रम को तत्काल में अगर कुछ करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको सोचना जरूरी होगा। तो ये रहा मंच और सभा का संचालन। अगला होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार के लिए क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार का औपचारिक वार्तालाप है। साक्षात्कार एक प्रकार का औपचारिक वार्तालाप है जिसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति उत्तर देता है। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए जानें। साक्षात्कार के विषय वस्तु एवं साक्षात्कार देने वाले के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वाणी मधुर, संयम और स्पष्ट होना चाहिए। यानी जो भी उत्तर दें, उस उत्तर देने में जो आपकी मधुरता वाणी की हो वह होनी चाहिए। उसके बाद आत्मविश्वास एवं शिष्टाचार अपेक्षित है। यानी आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, यह जरूरी है। उसके बाद प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनकर जवाब दें। पहले जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनके प्रश्नों को सही से आप सुने, उसके बाद सुनने के बाद उनके प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दें। अगला है गलत उत्तर न देकर असमर्थता जाहिर करें। यानी जो उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस प्रश्न के उत्तर को गलत देने का कोशिश न करें, बल्कि ऐसे जगह पर आप असमर्थता जाहिर करने को प्रकट कर दें। नहीं, क्षमा चाहेंगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पा रहा, ऐसे कह देंगे तो निश्चित रूप से वो आपको सही ढंग से वह अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। साक्षात्कार सही रूप से दें। अगला है आपका घटना वर्णन। तो घटना वर्णन क्या है, आइए देखते हैं। परिस्थिति, दृश्य, वस्तु का यथावत चित्रण करना ही घटना वर्णन। घटना वर्णन के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये क्या है तत्व, आइए हम देखते हैं। परिस्थिति आदि का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि घटना का ये वर्णन करते समय हम उस घटना का परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, आखिर में ये घटना कैसे हुई। उसके बाद अपने विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करते हैं। तब उसके बाद हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अगला है वर्णन में घटनाक्रम के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति। यानी वर्णन में घटनाक्रम के अनुसार भाषा एवं भाषा अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। यानी घटनाक्रम के अनुसार ही अपनी भाषाओं को प्रकट करते हैं।
अगला है उसी में वर्णन शुद्ध रूप से यथार्थ परक, यानी जो भी हम वर्णन करें वो शुद्ध हो, यथार्थ परक हो। तो ये रहा आपका घटना वर्णन। अब अगला है आपका संवाद बोलना। ये संवाद बोलना क्या है? संवाद बोलना एक कला है। संवाद बोलने के तरीके से व्यक्ति की अपनी एक विशेष पहचान होती है। संवाद बोलने के संबंध में निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है स्वर का भावानुरूप उतार। स्वर का भावानुरूप क्या होना चाहिए? उतार चढ़ाव होना चाहिए। उसके बाद शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। विशिष्ट शैली एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति का भी वहाँ प्रयोग होना आवश्यक है। यानी इस प्रकार इस तथ्यों से मिलाकर के आपको संवाद बोलना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका संवाद बोलना अच्छा होगा। उसके बाद अगला है कहानी वाचन। कहानी वाचन में क्या है? कहानी वाचन मौखिक अभिव्यक्ति का रोचक एवं सशक्त माध्यम है। पंचतंत्र, हितोपदेश, दादा दादी, नाना नानी की कहानियाँ सुनने सुनाने से मनोरंजन के साथ नैतिकता आदि के संदेश भी मिलते हैं। कहानी वाचन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है कहानी रोचक एवं पात्रानुकूल भाषा से युक्त हो। यानी कहानी रोचक एवं पात्रानुकूल भाषा से युक्त हो। कहानी में घटनाओं का क्रम बने रहना चाहिए। पात्रों का नामोल्लेख करें, सर्वनामों से बचना चाहिए। कहानी में कोई न कोई संदेश प्रतिध्वनि होना चाहिए। और अगला है आदि से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। यानी उत्सुक हो, जानने की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। वाचन का तरीका इतना रोचक हो कि श्रोता स्वयं को कहानी का हिस्सा समझे। और अगला है आवश्यकता अनुसार आंगिक अभिनय भी करना चाहिए। यानी इस प्रकार इतने जो भी नियम हैं, इतने नियम का प्रयोग करके हम कहानी वाचन कर सकते हैं। इतना नियम, इतने शर्तों पर आधारित करेंगे तो हमारा कहानी वाचन अच्छा होगा। अब अगला है समाचार वाचन। समाचार वाचन। समाचार वाचन क्या होता है? आइए देखते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को टीवी या रेडियो के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाने वाली सूचना को समाचार कहते हैं। समाचार वाचन का एक विशिष्ट ढंग होता है। समाचार वाचन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है समान स्वर से शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन। समान स्वर से शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन। अगला है व्यक्ति, स्थान आदि का सही उच्चारण करना चाहिए। भाषा सरल एवं संक्षिप्त हो। अलंकार आदि का प्रयोग न। यानी ऐसे शब्दों पर आधारित जब यह आप समाचार वाचन व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाचार रोचक होगा। समाज के लोग आपकी समाचार सुनना पसंद करेंगे और आप समाज के लिए लोकप्रिय बनेंगे। समाज में लोकप्रियता का स्थान आपका हो जाएगा। तो ये रहा अभी कुछ हेडिंग के माध्यम से आपको मैं मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में बताया।
जिसको आपने पढ़ा, उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। अब मैं इस पाठ के कुछ संक्षिप्त प्रश्न हैं, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। जो बड़े प्रश्न हैं उस बड़े प्रश्नों का उत्तर स्वयं आप इस पुस्तक के माध्यम से नोट करेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखिए। है बोलकर विचारों को व्यक्त करने को किस प्रकार की अभिव्यक्ति कहते हैं? तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उच्चारण कैसा होना चाहिए? तो शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। आज भाषण में विषय कब दिया जाता है? तत्क्षण यानी तत्काल दिया जाता है। 4-5 विशेषज्ञ मिलकर जब विचार विमर्श करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो परिचर्चा। साक्षात्कार लेने वाले को क्या कहते हैं? साक्षात्कारकर्ता। उसके बाद है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा में विषय पूर्व निर्धारित होता है। 4-5 विशेषज्ञ मिलकर विचार विमर्श करते हैं। विद्यालय कार्यक्रमों में संचालन हेतु संचालक की आवश्यकता होती है। टीवी या रेडियो के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाई जाती है। आदि से अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मौखिक अभिव्यक्ति का ये ऑप्शन होगा दूसरा, यानी बोलकर। ख कविता वाचन पहला छंदबंद। ग वाद विवाद दूसरा पक्ष विपक्ष। ये आपका सही उत्तर हुआ, विकल्प हुआ। तो ये रहा आपका संक्षिप्त जानकारी जिसको मैंने आपको दिया। आपने इसे पढ़ा, उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।